बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बग़ैर किसी कॉन्स्पिरेसी थीरी का टच दिए मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान को बिल्कुल उसी रास्ते पे लेके जाया जा रहा है जिस तरह अरब स्प्रिंग स्टार्ट करवाई गई थी। अवाम को सिस्टम से मुतनफ़र किया गया था, जानबूझ के ये सब करवाया गया था। अदालतों से मुतनफ़र किया था, अपनी फ़ौज से मुतनफ़र किया गया था। जब सारे सिस्टम से अवाम मुतनफ़र हो गई थी तो वो बाहर निकल आई थी और उन्होंने अपने अपने हुक्मरानों को घसीट के बाहर निकाला था और उसको इन्होंने अरब स्प्रिंग का नाम दे दिया था। पाकिस्तान के लिए अमरीकी प्लान असल में ये है, इसको लॉन्ग टर्म करने के लिए अपने इंपोर्टेड जोकरों को लाना था कि इवेंचुअली इन्होंने मेशत हमारी मर्जी से कंट्रोल्ड डिमोलिशन, एक होता है कि कुछ चीज़ धमाके से उड़ जाए, एक होता है कंट्रोल्ड डिमोलिशन जिसमें आप ऐसे तरीके से बिल्डिंग को गिराते हैं कि वो बिल्कुल सीधी नीचे आती है, गैर महसूस अंदाज में तबाह होती है और बिल्कुल उसका मलबा भी किसी को पता नहीं चलता किधर गया है। पाकिस्तान को कंट्रोल डिमोलिशन के तहत इसलिए तबाह किया जाना आसान है कि यहाँ पे जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिन्होंने ला के इन इम्पोर्टेड जोकरों को बिठा दिया है वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे और पाकिस्तान कंट्रोल तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे। ये तो एक तरीका है, लेकिन अगर ये नाकाम होता है तो इसका दूसरा तरीका भी इन्होंने सोचा हुआ, यानी इसकी रेजिस्टेंस अगर आप दिखाते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने कई बार मूवीज़ में देखा होगा कि विलन अक्सर अगर हीरो के किसी रिश्तेदार को, किसी करीबी को, कई दफ़ा हीरोइन को पकड़ के ऐसी जगह पे बिठा देता है या बांध देता है कि अगर हीरो हीरोइन को छुड़वाने की कोशिश करे तो ऊपर से कुछ चीज़ ऐसी गिरेगी कि हीरोइन मर जाएगी। कुछ ऐसे तरीके से वो रस्सी बांधता है और ऐसा सिस्टम करता है। आप समझ रहे हैं मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो एक्चुअली आप ज़्यादा नुकसान कर देंगे। ये कहाँ मैं फिट कर रहा हूँ कि अगर इमरान खान रेजिस्टेंस दिखाता है, अगर अवाम को खड़ा करता है सिस्टम के ख़िलाफ़, तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम तबाह हो जाएगा, ये मुल्क तबाह हो जाएगा। ये उस तरफ लेके चले गए हैं मामलात को। इमरान खान ने क्यों अब तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है, ये बहुत ही ख़तरनाक स्ट्रेटजी है और मुल्क को बचाने के लिए मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि इस टाइम कोई इदारा भी मुल्क को बचाने के लिए नहीं खड़ा और कोई काम नहीं कर रहा। सिर्फ एक इमरान खान वाहिद शख्स है इस पूरे मुल्क में जो एक्चुअली पाकिस्तान को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहा है। अभी तक ना वो किसी के नाम ले रहा है, अभी तक वो मुल्क को जोड़ के रखने की कोशिश कर रहा है और इंतहाई कोशिश है कि उसको उभारा जाए, उसको किसी तरीके से मजबूर किया जाए कि वो ऐसी स्टेटमेंट दे कि मुल्क को तोड़ दो, फोड़ दो, सिस्टम गिरा दो, निज़ाम को जला दो, राख कर दो। लेकिन वो अपने आप को रोके हुए हैं। इसकी मैं दो वजूहात आपको बताता हूँ, लेकिन एक वजह पहले सुन लें, दूसरी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। प्लान है ये, वो कैसे? जब आप रात को 12 बजे अदालतें खुलवाते हैं, फिर आप इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाते हैं, फिर जब लोग इदारों की तरफ देखते हैं तो वहां से मैसेज आता है न्यूट्रल्स हैं, लेकिन असल में वो न्यूट्रल्स नहीं होते बल्कि चोरों के साथ खड़े होते हैं। ये समझे जरा कैसे इदारों से सबको मुतनफ़र एक प्लान तरीके से किया जा रहा है। ये तीन काम आपने साइड पे कर दिया। अदालतों से एतमाद खत्म, इलेक्शन कमीशन से एतमाद खत्म और ताकतवर लोगों से एतमाद खत्म। यही तीन चीज़ें हैं जो जमहूरियत को कायम रखने या जमहूरियत को सबूताज करने में इस्तेमाल होती हैं। मार्शल लॉ लगता है तब भी ये तीन इदारे अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। इलेक्शन कमीशन का भी इसमें कहीं ना कहीं किरदार होता है, अदालतों का और ताकतवर इदारों का ज़्यादा किरदार होता है, लेकिन ये तीनों इदारे, इनसे अवाम का एतमाद ख़त्म कर दिया गया। इसके बाद पुलिस पे वैसे ही अवाम को एतबार नहीं है और उसको मज़ीद ख़त्म किया गया लॉन्ग मार्च के दौरान गैर आइनी गैर कानूनी तशद्दुद करवा के। अब लोगों को पुलिस पे बिल्कुल जो इतना सा भी एतबार था ना वो ख़त्म हो गया है। लोगों को पुलिस पे एतबार नहीं रहा। कोई शरीफ बंदा वैसे ही डरता है पुलिस से, तानों से। अब तो वो लोग भी जो पहले कभी उनका एक्सपीरियंस रहा भी है वो भी पीछे हट जाएंगे कि यार ये पुलिस का काबिल भरोसा नहीं। एक और रेंजर्स पर से भी एतबार उठा दिया कि लोग कई बार जब देखते थे कि रेंजर्स हिफाजत कर रहे हैं तो चलो ये हमारी हिफाजत करेंगे, वो एतबार भी ख़त्म कर दिया गया कि रेंजर्स से उन शेल को इस्तेमाल करवाया गया जो एक्सपायर्ड थे, जो दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं। रेंजर्स ने वो अपनी निहत्ती अवाम के ऊपर गिराए, उनसे भी एतबार ख़त्म कर दिया गया। अब ये अगला प्लान का हिस्सा क्या है कि जब ये सारा एतबार ख़त्म हो जाए तो इमरान खान को खुदा न खास्ता या जान से मार दो या उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दो कि बड़ा मुकदमा करके। इस स्ट्रेटजी के भी दो हिस्से हैं। अगर तो ये कामयाब हो जाते हैं और पब्लिक नहीं उठती, ये पब्लिक को डरा धमका के घरों में रख लेते हैं, मीडिया ब्लैकआउट है, हो सकता है इंटरनेट कुछ टाइम के लिए बंद कर दें, अगर तो लोग नहीं बाहर आते और नहीं कि बहुत बड़ा तूफान खड़ा होता तो इमरान खान से जान छूट जाएगी। वैसी कंट्रोल्ड डिमोलिशन की तरफ हम मुल्क को ले जाएंगे। लेकिन अगर इमरान खान को छुड़ाने के लिए अवाम निकल आती है बाहर तो ऑटोमेटिकली वो जो अरब स्प्रिंग वाली सूरत हाल है वो हो जाएगी। फिर तो लोग ना पुलिस को छोड़ेंगे ना रेंजर्स को छोड़ेंगे, फिर तो लोग पिंडी की तरफ भी मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे, फिर तो ख़त्म हो जाएगा ना।
फिर तो केओस होगा। ये उस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को, ये बाकायदा प्लान का हिस्सा है और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है। इन्होंने इसी तरह किया है अरब ममालिक में, बिल्कुल एग्जैक्टली ये प्लान यूज हुआ है। आप ये कहेंगे ये नहीं यूज हुआ तो फिर कोई कह सकता है कि आप अहमको की जन्नत में रहते हैं। ये एग्जैक्ट प्लान लॉन्च किया गया पाकिस्तान पे, यानी इमरान खान को फंसा ये दिया गया क्योंकि वो मुहिब्बे वतन आदमी है, वो मुल्क को तबाह नहीं करना चाहता। क्योंकि अरब स्प्रिंग में आप लोग कहेंगे यार कि ठीक है फिर इनकलाब आता है तो आ जाए, लेकिन अरब स्प्रिंग जहां जहां हुई है ना, वो ममालिक अभी तक संभल नहीं सके। 10-10 साल गुजर गए हैं, अब तक वहां ना लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, ना कोई जॉब्स हैं, ना कोई सहूलत है, खत्म हो गए, तबाह बर्बाद हो गई। लिबिया को देख लें आप, इराक को देख, यानी उन मुल्कों की वो सूरत हाल ही नहीं रही जो पहले थी, जहां जहां पे इन्होंने या जंगों से तबाह की, इराक की जो मिसाल दी वहां पे दहशतगर्दी कराई। लिबिया की सूरत हाल देख लें, शाम की सूरत हाल देख लें, इजिप्ट की सूरत हाल देख लें। इजिप्ट जहां से ये सारा शुरू हुआ था, कोई मुल्क आपको सुकून में नजर नहीं आएगा, तो मुश्किल है। इमरान खान क्या चाहते हैं, अब आपसे क्या चाहते हैं पहले मैं ये बता दूं, फिर इमरान खान ने जो न्यूट्रल को मैसेज दिया है उस पर भी बात करते हैं। इमरान खान ये चाहते हैं कि नेचुरली हम 22 करोड़ में इतनी गैरत पैदा हो जाए। देखें, सिर्फ आपको बेगैरत होना पड़ेगा इस सब के बाद भी कि आप नून लीग या पीपल्स पार्टी या फजलुर रहमान को वोट देते हैं। पार्डन फॉर माय हार्श वर्ड्स, लेकिन आपको बेगैरत होना पड़ेगा इनको वोट देने के लिए। अगर आप में राय बराबर भी गैरत है और लुकमा हलाल खाने वाले आप इनको वोट नहीं दे सकते। इमरान खान बुनियादी आपसे ये चीज चाहता है, इनके डब्बे खाली निकलें। ये वाहिद तरीका है इस सिस्टम को रोकने का। दूसरा अरब स्प्रिंग वाला तरीका है, और अगर कुछ भी ना बना और इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया तो एंड में यही होना है। मैं आपको बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात आप रोक नहीं सकते, इनएविटेबिलिटी होती है बाज़ सिचुएशंस में, ये फिर इनएविटेबल होगा। ये अगर इमरान खान पर गद्दारी के मुकदमे बनाते हैं, बंद करते हैं, लोगों को पता लग जाएगा कि यार जो वाहिद हमारी उम्मीद है, जो हमें लगता है कि हमें लीड करेगा टूवर्ड्स या पाकिस्तान या फलाई रियासत की तरफ या इन चोरों को पकड़ेगा, अगर उससे ही बंद कर देंगे तो फिर तो उम्मीद, जब लोगों से उम्मीद छीन लो वो कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये इनएविटेबल होगा अगर इन्होंने ये गलती की तो। लेकिन उससे पहले इमरान खान ये चाहता है कि कौम की गैरत जागे। कौम के अंदर अगर कोई माजी बईद में भी कोई लुकमा हलाल गया था तो वो जोश मारे अंदर से, वो हमें बताए कि इन चोरों को आप वोट नहीं देना, इन गद्दारों को वोट नहीं देना, इन यजीदियों को वोट नहीं देना। ये वो लोग हैं जो जुल्म के पैरोकार हैं। मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ और ये पूरी कौम पर फ़र्ज़ है ऐलान करना, क्योंकि उस वक्त जब हक को बातिल की जंग खड़ी हो जाए, हक के साथ खड़ा होना फ़र्ज हो जाता है। वकुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाते हैं, कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिट के रहता है। इनके बातिल होने की बेशुमार निशानियाँ सबूत मौजूद हैं। इसके बावजूद अगर किसी को शक है तो वो फिर अपना खुद जायज़ा ले ले। लेकिन मैं फिर यहाँ ऐलान करता हूँ, मर जाएंगे यजीद की बैत नहीं करेंगे। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानेंगे और इनके हैंडलर्स को भी हम कबूल नहीं करेंगे। मैं आपको अब बताता हूं कि इमरान खान ने मैसेज क्या दिया है न्यूट्रल को। नाज़रीन, सीधी बात की है, उन्होंने कहा है कि मुझ पे ये गद्दारी का मुकदमा बना रहे हैं, मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं न्यूट्रल्स को कहना चाहता हूं कि ये लोग जो आसिफ जरदारी ने हुसैन हक्कानी के जरिए अमेरिका को मैसेज दिया था कि मुझे मेरी फौज से बचाओ, ये लोग मुझ पे गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे। ये नवाज शरीफ, और मैं थोड़ा ऐड अप कर दूं, जो कहता था कि मुंबई हमले हमने करवाए, वो गद्दारी का मुकदमा इमरान खान पे करवाएगा। जो कहता था कि क्या हमें बंदे भेजने चाहिए थे, जो कभी कश्मीरी लीडरशिप से मिलने से कतराता है, नहीं मिलता और मोदी को खुश रखता है, वो गद्दार इमरान खान को कहलाएगा। वो लोग जिनकी जायदादें सब कुछ बाहर पड़ा है, वो इमरान खान को गद्दार कहेंगे जिसकी पाई पाकिस्तान में पड़ी है। इमरान खान ने बड़े सवाल उठा के एंड में कहा है कि ये जेल में डालने की बात करते हैं, जेल छोटी चीज़ है, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, इस काम के लिए मैं जान देने के लिए तैयार हूं। और इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि हमें ये जंग लड़नी है? ये जंग है आप लोगों की, ये सोच बदलने की जंग है। 5th जनरेशन वॉर ये लोग लड़ रहे हैं, आपने 7th जनरेशन वॉर लड़नी है। आपने मेक श्योर करना, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ऐलान करूंगा इलेक्शन से पहले, और मैं यहाँ वीडियो का इसका हिस्सा बना रहा हूं तो किसी को शक नहीं होगा, मेरे अपने भी देखते हैं। मेरा कोई अजीज रिश्तेदार दोस्त अगर इन 3-4 पार्टियों में से, फॉर एग्जाम्पल नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजलुर रहमान की JUI या MQM, इन 4 जमातों ने जो किया है पाकिस्तान के साथ, इनको कोई भी वोट देगा, मेरे उसके साथ तमाम मरासिम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरे लिए वो लोग होंगे जो यजीद की साइड पे खड़े हो गए हैं। और मैं अपने लिए गुनाह कबीरा समझता हूं उन लोगों के साथ खड़े होना जो यजीद की साइड पे खड़े हो गए हैं। लोग कहते हैं जी, सर्टन लोग कहते हैं कि फैमिली में सियासत नहीं होनी चाहिए, रिश्ते, लेकिन जब आपकी फैमिली का कोई बंदा यजीद के साथ खड़े होने का फैसला कर ले तो आप दूसरी तरफ खड़े होने का फैसला करते हैं, फिर आप उनके साथ नहीं चल सकते। और ये मामला मैं भी करूंगा, और ये है वो तब्दीली जो आपने लेकर आनी है। मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी बड़ी से होती है फैमिली में अपनी अपनी,
आप में से हर बंदे ने ये फैसला करना है कि आपने 5 से 10 लोगों को कायल करना है कि आपने किधर वोट देना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। 90 लाख हैं आप में से हर कोई अगर सिर्फ 5 लोगों की बात कर लेना तो ये तकरीबन 4 से 5 करोड़ वोट बन जाता है। 90 लाख आप बाहर हैं। चलें जी, 2-2 लोगों को कह दें आप, 1,80,00,000 वोट बन जाएगा 90 लाख का। सिर्फ 2-2 लोगों को आपने वोट डलवाना है। आपने उन्हें कहना है जी दुनिया इधर से उधर की हो जाए, आपने वोट कास्ट करना ही करना है। इस यजीदी निज़ाम के खिलाफ आपने वोट कास्ट करना ही करना है। इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ आपने वोट कास्ट करना ही करना है। आपने हकीकी आज़ादी के लिए वोट कास्ट करना ही करना है। और आपका इतना असर और रसूख है कि लोग करेंगे। ये मेरा आपको पैगाम है और ये जंग है जो आपने लड़नी है। बाकी इमरान खान क्या कर रहा है वो बेहतर जानता है। वो पीछे बैठ के 3.5 साल ये मुल्क चला चुका है। उससे पता है कि इंपोर्टेड जोकरों से ये मुल्क नहीं चलेगा, इवेंचुअली इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। अगर निज़ाम सब तहस नहस भी कर दिया तब भी एंड इलेक्शन में ही होना है कभी ना कभी। और इन इंपोर्टेड जोकरों से क्योंकि मुल्क नहीं चलेगा जो सूरत हाल है, इसलिए इवेंचुअली इलेक्शन में ही जाना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए केयर टेकर आएगी 3 महीने के लिए, या हो सकता है उसको एक्सटेंड करने की कोई साजिश की जाए, लेकिन इवेंचुअली इलेक्शन में जाना पड़ेगा। यही वाहिद हल है और ये इमरान खान जानता है। मैं आपको बता चुका हूँ ये मुल्क चलाना आसान नहीं है। ये इमरान खान की ही तड़ थी, तप्पड़ थी जो ये मुल्क चला रहा था। इनके बस की बात नहीं है मुल्क चलाना। और दुनिया में कोई हुकूमत अनपॉपुलर होकर मुल्क नहीं चला सकती जब मुश्किल फैसले करने हो। और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे अनपॉपुलर हुकूमत है। और इस टाइम पीडीएम जमातें पाकिस्तान की तारीख में सबसे अनपॉपुलर जमातें हैं। ये ऐसे नहीं चल सकता सिस्टम। इन्हें इवेंचुअली इलेक्शन में जाना पड़ेगा। आज एक तस्वीर आई सामने और वो तस्वीर आप पहले ये देखें। और इस तस्वीर के हवाले से एक वीडियो फिर सामने आई जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सुने भी और ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी बने। इसमें कुछ बातें ताहयात कायद ने की हैं और कुछ लोग क्योंकि खुश नज़र आ रहे हैं उस वक्त जब मुल्क को शदीद खतरात लाक हैं, जब अवाम बिलक रही है। इन लोगों की खुशी और हंसी कौम को जो छित्तर मार रही थी, उस पर यह वीडियो ज़रूरी थी कि इसका हिस्सा बनाया जाए। तो ये ज़रा सुने। मुझे बताएं कि फौजी जर्नैल जो शब खून मारते हैं, जो मार्शल लॉ लगाते हैं, ये कौन है? ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपने डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? क्यों वजीर आजम को हुकूमतों को चलने नहीं देते? क्यों कारगिल का एक शोशा छोड़ते हैं? क्यों पाकिस्तान के एक एटमी, जिसने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उसको फांसी के तख्ते पर लटकाया, जिसने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, उसको मुल्क बदर कर दिया, उसके खिलाफ उसको गिरफ्तार किया, उसको हथकड़ियां लगाई, उसको काल कोठरी में किया। आप देखिए, आप ये भी कहें कि जनाब मेरी बहुत सारे जर्नैलों से नहीं बनती थी। मेरी क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि मैं किसी फौजी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सुपर प्राइम मिनिस्टर बनने का रोल कबूल नहीं कर सकता था। वो अपने आप को पाकिस्तान का सुपर प्राइम मिनिस्टर समझे। मैं ये समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं? किसी ने कहा कि जनाब हमने मशरकी पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट तस्लीम नहीं किया और अपनी मन मर्जी की है और मुल्क तोड़ दिया है? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने क्या कसूर किया जो पाकिस्तान को इतनी बड़ी सजा दी? बातचीत आपकी किसी लेवल पे हो रही है? क्या कसूर? देखिए मेरा बातचीत का तो जनाब मेरा एक नजरिया है, एक नस्बुलैन है। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं? मैं ऐसा भी होता देखा है मैंने कि जब वज़ीर आज़म कभी GHQ में जाए तो ये गालिबन टोपी भी इसलिए नहीं पहनते, अपनी कैप इसलिए नहीं पहनते कि वज़ीर आज़म को सलूट न करना पड़े। वज़ीर आज़म इन चीजों को नोट करते हैं। ये नोट किया जाता है। ये मामला, ये बदनसीबी है हमारे मुल्क की। आज तक कितनी प्यारी बातें करते हैं हमारे ताहयात कायद। ये बातें आपने सुन ली हैं और ये जो हंसी है, ये जो तस्वीर है, ये मेरे सीने में खंजर की तरह। और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये शहबाज शरीफ की मुलाकातें और ये खिताबात क्यों करवाए जा रहे हैं, कौन तकरीरें लिख के दे रहा है और इसकी वजह क्या है, कौन घबराया हुआ है, किसके गलत फैसले की वजह से वो अपने घर का भी सामना नहीं कर पा रहा, अपने लोगों का जो उसके साथ खड़े होने चाहिए उनका सामना नहीं कर पाता, आंखें नहीं मिला पा रहा। वो आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन इस मुल्क के साथ जो बड़ा जुल्म हुआ है वो जल्द वो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है।
क्योंकि यजीद कभी जीत नहीं सकता और यजीद के फॉलोअर्स भी कभी जीत नहीं सकते, ये याद रखिएगा। जीतेंगे वही जो हज़रत इमाम हुसैन की सुन्नत पे अमल करेंगे और इनकार करेंगे जुल्म के आगे झुकने पे, वही जीतेंगे बिल आखिर, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए हमारे लिए एक रोशन मिसाल है कि डट जाओगे तो जीत जाओगे। मुझे आप बता दें कौन जीता था, इसका जो भी जवाब होगा वही आपको पता चल जाएगा कि यजीद के फॉलोअर्स जीतेंगे या इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फॉलोअर्स जीतेंगे, ये आप समझ जाएंगे। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।